हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में डिटेल के साथ क्विज और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप एमजेटी एजुकेशन नाम के टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर भी डिटेल पीडीएफ और वन लाइनर पीडीएफ आपको भेजी जाती है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत है दोस्तों तीसरे स्थान पर। पहले पर है चाइना, दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर है इंडिया। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था एलिसा हेली ने, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर, वीमेन क्रिकेटर। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के कारण अगर कोई बच्चा है, कोई छोटा लड़का है, वो अनाथ हो गया है, अपने पेरेंट्स को खो चुका है, अपने अभिभावकों को खो चुका है, तो फिर उसे 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और साथ ही साथ उसकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन भी फ्री की जाएगी, शिक्षा भी फ्री की जाएगी, साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कोविड-19 के कारण ही अनाथ हुआ हो वो बच्चा, अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से। क्लियर? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश देखिए दोस्तों, मैप में ये रहा, भोपाल यहाँ की राजधानी है। भोपाल से ही आपको याद रखना है भोजताल नाम की झील मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये दोस्तों हैं मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों खजुराहो का मंदिर, बहुत ही फेमस है। मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के चंबल में दोस्तों डकैतों के लिए भारत का पहला म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है डकैतों के लिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मिशन नगरोदय कार्यक्रम शुरू किया था, मिशन नगरोदय कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने ही दोस्तों मेरी मास्क मेरी सुरक्षा नाम का एक अभियान शुरू किया था, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो इतने क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर बारे में बात करें तो इसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से शेयर कर रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आतंकी संगठन हमास ने किस देश पर भयंकर हवाई हमले किए? तो दोस्तों अभी आतंकी संगठन है एक हमास, इसने इजराइल पर कई हवाई हमले किए हैं और बदले में इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया है और इजराइल ने कई बिल्डिंग्स को भी तबाह कर दिया है हमास के। हमास देखिए दोस्तों एक आतंकी संगठन अब बन चुका है। ये एक कट्टरपंथी संगठन है, सुन्नी इस्लाम कट्टरपंथी संगठन, लेकिन इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फिलिस्तीन है, चलिए अभी आपको मैं वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला अच्छे से समझ में आएगा वर्ल्ड मैप में देखने के बाद। यहाँ पर इमेज से समझिए आप लोग, फिलिस्तीन पहले फिलिस्तीन ही था, इजराइल बहुत ही छोटा प्रांत था। धीरे धीरे इजराइल फैलता गया, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। धीरे धीरे इजराइल फैलता गया और इसके बाद अब इजराइल बहुत ज़्यादा पार्ट में छा गया है और यहाँ पर छोटा सा जो पार्ट है वो गाजा का है एक तरफ और बीच में फिलिस्तीन का कुछ पार्ट है। तो वहीं गाजा में एक है दोस्तों हमास नाम का संगठन। ये हमास संगठन गाजा से इजराइल पर किया है अटैक और कई हवाई हमले किए हैं इसने। ठीक है, इजराइल में एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद काफ़ी पवित्र माना जाता है और उस पर रॉकेट दागे हैं। किसने?
हमास आतंकी संगठन ने। अच्छा, ये रॉकेट क्यों दागे हैं हमास ने? सबसे पहले कारण ये है दोस्तों कि वहाँ पर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच में और इजरायली पुलिस के बीच में काफ़ी दिनों से झड़प चल रही थी। इजराइल, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं इमेज से, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इजराइल कैसे धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो कब्जा करते चला जा रहा है। तो इसी को लेकर के फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी जो हैं लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और उनके और पुलिस के बीच में झड़प होती रहती है। और यही इजराइल भी चाहता है कि झड़प हो और इसी बहाने वो फिर लड़ करके ख़त्म करके कब्जा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमास जो संगठन है, हमास संगठन ये उन्हीं का एक समझ लीजिए अपनी तरफ से वो अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं और उन्होंने हमले किए। और इसके बदले में इजराइल ने हमास के कई बिल्डिंग्स को भी तबाह कर दिया है। आप लोग न्यूज़ में आजकल देख रहे होंगे हमास के कई ठिकानों के, जो कि गाज़ा में थे ठिकाने, उस पर अटैक किए और उस पर अटैक करने के बाद उनको तहस नहस कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। चलिए अब आपको वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं इजराइल और गाज़ा को अच्छे से समझाते हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया ये सब पार करते हुए आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा आपको, इजराइल। लेबनान के पास में एक छोटा सा देश है इजराइल, ये इतनी सी है कंट्री। ठीक है, अब इजराइल में ही यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये गाज़ा है, गाज़ा पट्टी है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट है, छोटे छोटे द्वीपों के रूप में जुड़ा हुआ है, और ये है फिलिस्तीन। ठीक है, बाकी का जो ये हिस्सा बचता है ये है इजराइल। बाकी का जो ये पार्ट है ये है इजराइल। एक्चुअली में इजराइल यहाँ पर छोटे में से में ही था और ये सब फिलिस्तीन था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल कब्जा करते गया और इजराइल अब इतना हो गया है। यहाँ पर छोटा सा पार्ट बचा हुआ है गाज़ा का, जिस पर अभी इजराइल का कब्जा नहीं है, जो फिलिस्तीन में ही अपने आप को मानता है, और फिलिस्तीन यहाँ पर छोटा सा बचा हुआ है। तो यही गाज़ा में ही है हमास नाम का आतंकी संगठन, और इसने इजराइल में किया है अटैक, इजराइल के अल अक्सा मस्जिद ने। क्लियर? तो अब देखिए, गाज़ा पर कब्जा करने से इजराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट वगैरह हैं, बंदरगाह वगैरह हैं। ठीक है, तो व्यापार वगैरह करने में हुई, इस वजह से गाज़ा पर कब्जा करने पर लगा हुआ है। और वो चाहता भी है कि हमास जो संगठन है ये अटैक करे। हमास संगठन बेवकूफ़ी करता भी है, अटैक करता है, अटैक करके छिप जाता है, बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है वहाँ की जनता को, क्योंकि इजराइल ऐसा तो है नहीं वो चुप बैठेगा, वो अटैक करता है, हमास वालों को मारता ही है, साथ ही साथ कुछ आम नागरिक भी इसी के चक्कर में मारे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, याद रखिएगा, यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर 5 बार से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ की 5 बार से 5वीं बार अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है न्यू शकेल होती है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ की अगर संसद की बात करें तो द नीसेट होती है यहाँ की संसद का नाम, द नीसेट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों रमेश पवार। रमेश पवार जी को एक बार फिर से कोच नियुक्त किया गया है। ये दूसरी बार कोच बने हैं इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के। ये इससे पहले 2018 में हटा दिए गए थे। क्यों हटाए गए थे? इसके पीछे काफ़ी विवाद हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो ओडीआई और टेस्ट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज से इनका विवाद हो गया था और उसकी वजह से इनको कोच पद से हटा दिया गया था 2018 में। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के बाद ही इनको हटा दिया गया था। कारण यही था, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इन्होंने मिताली राज को खिलाया ही नहीं था। ठीक है, मिताली राज को टीम में शामिल ही नहीं किया था, तो इस वजह से विवाद हुआ था और फिर इनको हटा दिया गया था कोच पद से, और एक बार फिर से इनको दोबारा से चुना गया है। ठीक है, अभी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने इनके नाम की सिफारिश की है। अब देखिए, ये दोबारा कोच तो बन गए हैं विमेन क्रिकेट टीम के। अगर बात करें पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है, तो पुरुष क्रिकेट टीम के हैं रवि शास्त्री। राहुल द्रविड़ दोस्तों, जो हमारी इंडिया ए टीम है या कहें कि अंडर 19 टीम है, उसके कैप्टन है राहुल द्रविड़, इनका नाम याद रखना है। सौरव गांगुली आपको डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये कौन है? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई जो पूरे के पूरे इंडिया के क्रिकेट को रेगुलेट करती है, वो एक संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। क्लियर? अब देखिए, आईसीसी का वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप होना था, अभी 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया। 2021 में ही हो जाना था, ये मार्च अप्रैल में ही हो जाता, फरवरी मार्च में ही,
लेकिन इसे 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया ड्यू टू कोविड-19 और ये अब होगा 2022 में। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। इसी के साथ ही आईसीसी का विमेन टी20 वर्ल्ड कप ये भी 2022 में होना था, लेकिन ये भी टाल दिया गया 1 वर्ष के लिए और अब ये होगा फरवरी 2023 में। कब होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये दोनों इवेंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। गूगल पे ने किस देश में अमेरिका से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सुविधा शुरू की? तो गूगल पे ने अमेरिका से भारत और सिंगापुर में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सुविधा शुरू कर दी है। अब अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति गूगल पे के थ्रू भारत और सिंगापुर में पैसे भेज सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सुविधा शुरू कर दी है गूगल पे ने। अब इसके लिए गूगल पे ने 2 कंपनियों के साथ किया है समझौता। किसके साथ? एक है वाइज और एक है वेस्टर्न यूनियन। तो वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ साझेदारी किया है। अच्छा, अब अभी तो केवल भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे अमेरिका में बैठे व्यक्ति। धीरे धीरे इन दोनों कंपनियों से समझौता करने के बाद 80 देशों तक भी 80 देशों में वाइज कंपनी के थ्रू किया जाएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू 200 से ज़्यादा जो कंट्री हैं वहाँ पर गूगल पे के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकेगा पैसे। तो इस वजह से वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ समझौता किया है। देखिए, वाइज जो कंपनी है इस कंपनी के थ्रू अभी 80 देश, इसके अंतर्गत 80 देश ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है पैसा, और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू इसके अंदर में 200 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन सब के साथ जब इन दोनों कंपनियों के साथ गूगल पे का समझौता हो गया है तो अब इन देशों में भी गूगल पे के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिंगापुर और भारत में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू, अगर अमेरिका में हैं तो अमेरिका से। ठीक है, तो गूगल पे के बारे में बात करें तो ये गूगल की ही एक फर्म है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके सीएमडी कौन बने? तो इसके नए सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी को बनाया गया है नया सीएमडी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, ये दोस्तों एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, उसमें से एक ये भी है बीपीसीएल। ठीक है, तो इसके नए सीएमडी होंगे अरुण कुमार सिंह जी। अरुण कुमार सिंह जी दोस्तों ये अभी क्या है? अभी वर्तमान में ये मार्केटिंग डायरेक्टर हैं वहाँ पर। ठीक है, बीपीसीएल में मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। तो इनको अभी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने, जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसने इनकी नाम की सिफारिश की है। बीपीसीएल के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और नए सीएमडी अरुण कुमार सिंह जी होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हार्ले डेविडसन कंपनी ने किस नाम से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया? तो दोस्तों हार्ले डेविडसन ने अभी हाल ही में लाइव वायर नाम से अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया है, लाइव वायर नाम से। हार्ले डेविडसन कंपनी दोस्तों ये काफ़ी फेमस बाइक की कंपनी है। ठीक है, मोटर वाहन की कंपनी है और इसने अभी हाल ही में अपना इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक डिवीज़न बनाने की घोषणा की है और अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च करने की घोषणा की है। जब भी इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक वाहन की बात आती है तब नाम आता है एक टेस्ला। टेस्ला का नाम आपको हमेशा याद रखना है। टेस्ला कंपनी एलन मस्क की कंपनी है और ये दुनिया की उन सबसे पहली कंपनियों में से शामिल है जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन शुरू किए थे। टेस्ला ने दोस्तों अभी हाल ही में सुपर चार्जर स्टेशन स्थापित किए हैं, कई देशों में वैसे स्थापित किए हैं, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन है वो है संघाई में। संघाई में है चाइना में। संघाई चाइना में है 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला सुपर चार्जर स्टेशन। ठीक है, तो ये सुपर चार्जर स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही है। अभी ओला इलेक्ट्रिक ने भी घोषणा की थी कुछ। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा था कि तमिलनाडु में वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाएगी ई स्कूटर का। ठीक है, ई स्कूटर उसका जो आने वाला है ओला का, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाला होगा। उसके लिए सबसे लार्जेस्ट स्टेशन भी, चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा कर चुका है ओला। ओला भारत की कंपनी है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हार्ले डेविडसन के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। सीईओ हैं जाचेन जाइट्स। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया? तो अभी हाल ही में जोस जे कट्टर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। और इससे पहले ये क्या थे?
इससे पहले कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में ये आरबीआई में ही काम कर रहे थे। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दोस्तों हैं। साथ ही साथ ये कॉरपोरेट वगैरह भी संभालेंगे। इस सेक्टर में इनको 30 वर्षों से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो ये बना दिए गए आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, चलिए आरबीआई आया है। आरबीआई के बारे में तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी अभी हैं 25वें नंबर के। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबार्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख हुए। अच्छा, नोटबंदी जब हुई थी तब गवर्नर कौन थे? तब उर्जित आर पटेल थे। कौन है? उर्जित आर पटेल थे जब हुई थी नोटबंदी। कब हुई थी? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को 2016 में हुई थी नोटबंदी। ये आपको ध्यान रखना है, डेट भी कई बार पूछे गए। अच्छा, 8 नवंबर आप लोग कैसे याद रखोगे? आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे 811 महिंद्रा कोटक का है, महिंद्रा 811। ठीक है, कोटक महिंद्रा ब्रांड 811 आप लोग सुने होंगे। ठीक है, 811 इसीलिए शुरू ही किया गया था जब नोटबंदी हुई थी, तो इसी की डेट है एक्चुअल में। 811 जो है ये डेट है। ठीक है, ये डेट है नोटबंदी की, और इसी वजह से महिंद्रा कोटक बैंक ने 811 नाम की सुविधा शुरू की थी। अपना नया बैंकिंग शुरू किया था, डिजिटल बैंकिंग शुरू किया गया था। तो इससे आपको डेट कभी नहीं भूलेगा, 8 नवंबर डेट याद रखिएगा। क्लियर है? 2016 तो आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला को ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में मनीषा कपूर को। किसे? मनीषा कपूर को ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। ICAS का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो इसकी कमेटी में इनको शामिल किया गया है। और ये अभी क्या है? ये वर्तमान में दोस्तों भारत में जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी ये उप महासचिव हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की उप महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का नया कार्यकारी समिति में सदस्य चुना गया है। इस समिति में 4 सदस्य हैं, 4 में ये भी होंगी। इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। 2023 तक ये वहाँ पर रहेंगी। ठीक है, ICAS के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। CEO हैं गाय पार्कर। कौन है? गाय पार्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 की महंगाई दर कितनी हो गई? तो अभी हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार अप्रैल 2021 की महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है, वो 4.29% हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, जो CPI होता है, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, ये भारत में, हमारे देश में कितना महंगाई दर है, मुद्रास्फीति क्या है, किस दर से महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या चल रहा है, ये सब यही बताती है CPI के द्वारा ही। ठीक है, CPI के द्वारा ही पता चलता है। अब देखिए, CPI जो है इसने बताया अप्रैल 2021 में महंगाई दर है 4.29%, और इसने ये बताया कि मार्च में था 5.52%। तो 5.52% से और महंगाई दर घट गई है। कितना हो गया है? 4.29%। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ एक होता है IIP का मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, और इसमें ये बताया गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में ये बताया गया है कि भारत में जो कारखानों में है, फैक्ट्रियों में जो उत्पादन है, वो 22.4% की दर से बढ़ा हुआ है, यानी 22.4% की ग्रोथ उसमें देखी गई है। भारत सरकार ने RBI पर प्रेशर डाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, कि वो भारत की जो करेंसी इन्फ्लेशन है वो 6% से नीचे ही रखे। ठीक है, 6% से नीचे रखे, 4% के आसपास रखे, जिससे कम से कम 2% का मार्जिन हो। अब ये सबसे बड़ी बात कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो होता है, जिसे हम लोग महंगाई दर के नाम से भी जानते हैं आम भाषा में, ये वो होता है जब इकोनॉमी में दोस्तों टाइम के साथ साथ जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, उनका दाम धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसी महंगाई को, उसी मूल्य में जो वृद्धि होती है, जो महंगाई होती है, उसी को मुद्रास्फीति या महंगाई दर कहते हैं। ठीक है, किस दर से बढ़ रहा है।
तो महंगाई दर या मुद्रास्फीति की स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मुद्रा है, जो आपकी करेंसी है, उसकी वैल्यू कम होती है और सामानों की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देख रहे हैं सरसों का तेल, ये 185 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि अब 185 अभी पहुंचा है, पहले कितना था, जैसे पेट्रोल प्राइसेस वगैरह हो गए, पहले प्राइसेस कम थे अब बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पहले कम पैसे देने पड़ते थे इतने के लिए, अब ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब वस्तुओं की कीमत जो है वो समय के साथ साथ बढ़ जाए और मुद्रा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाए, यानी पहले जितना मुद्रा आप चुकाते थे किसी एक सामान को उतनी मात्रा में लेने के लिए, अब आपको उससे ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो फिर वो महंगाई दर कहलाती। किस दर से कीमत में वृद्धि हुई है उसी दर को कहते हैं महंगाई दर या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। क्लियर है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। मुद्रास्फीति हुआ, जो भी बाजार मूल्य सूचकांक हुआ, जीडीपी वगैरह सब कुछ उसमें टॉपिक बाय टॉपिक करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में गौतम ठाकुर को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गौतम ठाकुर को दोस्तों सारस्वत बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सारस्वत बैंक ये एक कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है और ये काफ़ी अच्छी बैंक है। अभी हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सम्मानित भी की गई थी। 2020 में एक फोर्ब्स की द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों के लिस्ट में, सर्वेक्षण में, एक सर्वे में सारस्वत बैंक जो था ये दूसरे स्थान पर था, दूसरा सबसे अच्छा बैंक घोषित किया गया था। ठीक है, कोऑपरेटिव के सेक्शन में, ठीक है, इसकी कैटेगरी में। तो अभी हाल ही में इनको गौतम ठाकुर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही में आरबीआई की एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में इनको सलाहकार सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई की सिलेक्शन कमेटी में इनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं एस जानकी रमन जी, जो कि एसबीआई के एमडी हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्लियर। सारस्वत बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट करंट अफेयर मटेरियल पाने के लिए। इस वीडियो की ऐसी ही डिटेल पीडीएफ आपको दी जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर जाइए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिए और वहाँ पर वन लाइनर वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए और ये डेली करंट अफेयर की डिटेल पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। इसकी क्विज आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, तो क्विज आप लोग MZT ऐप पर भी सॉल्व कर लिया कीजिए। वीडियो कोर्सेज वगैरह आए हुए हैं, आप लोग वीडियो कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है और ये जैसे ही वैकेंसी आएगी इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी वैकेंसी नहीं आई हुई है तो वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं। आप लोग अभी ज्वाइन करते हो तो अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी शो होगी तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होना चाहिए वैकेंसी आते ही इसका दाम बढ़ जाएगा इस कोर्स का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल दिए जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट बैच की तैयारी कराई जा रही है और वो भी इतने कम दामों में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। MZT ऐप पर जाकर के आपको क्विज मिल जाएगी, वहीं से आपको वीडियो कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे। वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।